नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर लोहांस कुमार कल्याणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन के इस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे प्रकृतिवाद पर। जानेंगे कि प्रकृतिवाद के बारे में किस दार्शनिक ने क्या क्या कहा है, क्या क्या उसकी परिभाषाएं दी गई हैं, उसके बारे में उसकी विशेषताओं को बताते हुए कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, और जो हमारे दार्शनिक हुए हैं उन्होंने प्रकृतिवाद को किस किस रूप में व्याख्या किस रूप में की है। दोस्तों, इससे पहले हम आदर्शवाद पर चर्चा कर चुके हैं और जो आपका फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हमारा जो पेपर है, इस पर हम जो है इसके मल्टी डिसिप्लिन टाइप में सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पर हम करीब करीब 200 क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा किए हैं। इसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो एमसीक्यू है। कुछ साथियों का कहना है कि वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं उन पर भी अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो निसंदेह हम लोग उस पर चर्चा जरूर करेंगे। अभी इस क्रम में पहले हम सोच रहे हैं कि थोड़े जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों, जो वन लाइनर ये क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हैं। या ये मानकर चले कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मेरे द्वारा वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया गया है, इतना आप मानकर चले। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में देखते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर ऑप्शन की बात है, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात है, तो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर भी जो है चर्चा करेंगे। और बिना कोई देर की आइए चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये आपको पसंद आए, मेरा वीडियो क्वेश्चंस पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि जो हमारे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन के लिए या अन्य किसी एग्जाम के लिए जिस एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज़रूरी होंगे और उनका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक की भूमिका एक माली की है। देखिए, जो प्रकृतिवादी अगर हम बात करें, जो प्रकृतिवाद की बात करें, तो प्रकृतिवाद में क्या है, शिक्षक को एक माली के रूप में माना गया है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षक की जो भूमिका है वो एक माली की भूमिका है। और अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में रूसो की जो पुस्तक है एमिल, बहुत फेमस पुस्तक है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे निसंदेह। तो एमिल में उन्होंने क्या बताया, एमिल में उन्होंने विभिन्न बालकों की अवस्थाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की है या उनके द्वारा की गई है। जो एमिल पुस्तक है रूसो की, तो उसमें उन्होंने देखिए जो कहानी बताई है एमिल के बारे में, उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि जो बालक की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में जो है बालक का जो पाठ्यक्रम है उसकी क्या क्या रूपरेखा होनी चाहिए, ये उन्होंने अपनी उस पुस्तक में बताया है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्रकृतिवाद एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में बीजारोपण जो यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया। जो प्रकृतिवाद का ध्यान रखिए, जो प्रकृतिवाद है, अगर प्रकृतिवाद की बात करें तो जो प्रकृतिवाद में ये देखा जाता है कि स्वतंत्र दर्शन के रूप में किसने इसकी उत्पत्ति की है, किसको इसका श्रेय जाता है, तो इसका श्रेय डेमोक्रिटस जो हैं यूनानी दार्शनिक, उनको इसका श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मॉन्टेसरी पद्धति है, किंडरगार्टन है, डाल्टन विधि है, खोज विधि है, योजना विधि आदि प्रकृतिवादियों की शिक्षण विधियां। देखिए, जो हमारा प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद में इन शिक्षण विधियों का यूज हुआ है या प्रयोग हुआ है। काफी हद तक जो है मॉन्टेसरी प्रणाली जो है हमारी, किंडरगार्टन जो प्रणाली है वो, डाल्टन विधि, खोज विधि और योजना जो प्रोजेक्ट मेथड है, इन ज्यादातर विधियों का जो यूज है प्रकृतिवाद में किया गया है। वहीं हम देखते हैं, रॉस ने लिखा है कि प्रकृतिवादी शिक्षक अपनी व्याख्याओं की अपेक्षा बालक के शैक्षिक अनुभवों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, रॉस महोदय लिखते हैं, अपनी डेफिनेशन में परिभाषा देते हैं और लिखते हैं जो प्रकृतिवादी शिक्षक हैं अपनी व्याख्याओं की अपेक्षा,
अपने जो लेक्चर है उसकी अपेक्षा क्या करते हैं, वो बालक के शैक्षिक अनुभवों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि जितना बालक को स्वयं से अनुभव होगा बालक उतना अच्छा करेगा। तो जो अपनी जो उनकी व्याख्याएं हैं शिक्षा, जो एक लेक्चर शिक्षक के होते हैं उसके कंपैरिजन में वो क्या मानते हैं, उनका मानना है कि जो शैक्षिक अनुभव होते हैं वो बालक के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रूसो ने समाज की सभी बुराइयों की जड़ मानकर समाज और सामाजिक जीवन का घोर विरोध किया है। रूसो ने समाज को सभी बुराइयों की जड़ मानकर, उन्होंने बताया है कि जो है समाज जो है सारी बुराइयों की जड़ है ना। तो उन्होंने क्या किया, समाज और सामाजिक जीवन का घोर विरोध किया है, ये रूसो ने किया है। ध्यान रखिएगा, रूसो ने समाज को सभी बुराइयों की जड़ मानकर समाज और सामाजिक जीवन का घोर यहाँ पर विरोध किया है। आगे रूसो कहते हैं, रूसो के अनुसार अगले प्रश्न में, इंद्रियों के उचित प्रयोग द्वारा शिक्षक को विवेक का द्वार खोल देना चाहिए। बहुत अच्छी बात रूसो महोदय ने यहाँ पर कही है। रूसो महोदय के अनुसार इंद्रियों का उचित प्रयोग द्वारा, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके प्रयोग, मतलब उनके उचित प्रयोग द्वारा शिक्षक को विवेक का द्वार खोल देना चाहिए। मतलब अगर हम विवेक का द्वार खोल देते हैं तो चीजें हमें आसानी से समझ में आने लगती हैं। यही देखिए दोस्तों, मैकडीवल के अनुसार, मैकडीवल ने कहा है मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण ही शिक्षा है। ये मैकडीवल की परिभाषा है। उन्होंने कहा जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं उनका उदात्तीकरण ही क्या है, शिक्षा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पेस्टोलॉजी। यह पेस्टोलॉजी ने बालक की तुलना बीज से की है। देखिए दोस्तों, आपको कई बार ये क्वेश्चन मिलेगा पढ़ने के लिए कि वो कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने बालक की तुलना किससे की है, वो बीज से की है। तो वो हमारे पेस्टोलॉजी महोदय हैं जिन्होंने जो बालक की तुलना की है वो बीज से की है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जैविक प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के वर्तमान और भावी सुख को सुरक्षित रखना है। ध्यान रखिएगा, जो जैविक प्रकृतिवादी हमारे दार्शनिक हैं उनका जो मानना है, उनका कहना है कि जो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो मनुष्य के वर्तमान और भावी सुख को सुरक्षित रखना है। मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा हमारे वर्तमान और हमारे जो हमारा भावी फ्यूचर का जो सुख है उसको सुरक्षित रखे, इस प्रकार की शिक्षा हमारी हो। अगली हम डेफिनेशन देखते हैं, डार्विन के अनुसार है। डार्विन कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन संपर्व के लिए तैयार करना है। शिक्षा का उद्देश्य कैसा है, व्यक्ति को जीवन संपर्व, मतलब हमारा जो आने वाला जीवन है इसके लिए तैयार करना है, ये कथन है डार्विन महोदय का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृति को मूल तत्व मानता है। यह अलौकिक और परालौकिक न मानकर प्रकृति को ही पूर्ण वास्तविकता स्वीकार करता है। देखिए, ये तो आप जानते हैं जो प्रकृतिवाद है वो प्रकृतिवाद प्रकृति में ही सब कुछ निहित मानता है और प्रकृति को ही मूल तत्व के रूप में मानता है। सब कुछ प्रकृति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ ये लौकिक और परालौकिक जो बातें हैं या जो इसको जो है वो स्वीकार नहीं मानता है, बल्कि जो प्रकृति है प्रकृति को ही वास्तविक रूप में स्वीकार करता है। कौन? प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों जो प्रकृतिवाद विचारधारा के समर्थक हैं उसमें अगर प्रमुख हम अपने दार्शनिकों का नाम बताना चाहें तो उसमें अरस्तु, काम्टे, बैकन, हॉब्स, लेमार्क, रूसो, हक्सले और सैमुअल कांट इत्यादि, ये फेमस नाम हैं। इन नामों को मतलब इसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है कि ये सब कौन है, ये सब प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक दार्शनिक हैं। इसमें आप देख लीजिए पुनः एक बार, अरस्तु इसमें हुए, काम्टे, बैकन, हॉब्स, लेमार्क, रूसो, हक्सले और सैमुअल कांट, ये कुछ नाम हैं जो प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थनों के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में देखिए वो क्या कहते हैं, शिक्षण विधियां रुचिकर और मनोरंजक होनी चाहिए। उसे शिक्षण विधियों में कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इनमें शिक्षण सूत्र प्रमुख हैं, सरल से जटिल की ओर,
ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, निश्चित अनिश्चित से निश्चित की ओर, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से तर्क की ओर। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं वो बताते हैं कि जो शिक्षण विधियाँ हमारी कैसी हों, रुचिकर हों, बालक के लिए रुचिकर हों, मनोरंजक हों, जिससे बालक बहुत आसानी से और अच्छे से मनोरंजन पूर्ण जो है चीज़ों को सीख सके। अगर चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं होंगी क्लास में, या हमारा जो पाठ्यक्रम है जो भी हम पढ़ा रहे हैं अगर वो रुचिकर नहीं होगा, तो आप ये मानकर चलें कि बालक चीज़ों को आसानी से नहीं सीख सकता। और उन्होंने कहा है कि इसको रुचिकर बनाने के लिए, जो हमारे शिक्षण है उसको रुचिकर बनाने के लिए हम कुछ शिक्षण विधियों का यूज़ कर सकते हैं, या शिक्षण सूत्रों का यूज़ कर सकते हैं। और इन शिक्षण सूत्रों में उन्होंने प्रमुख सूत्र भी बताए हैं। इन्होंने बताया जो प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और अनुभव से तर्क की ओर। ये कुछ शिक्षण सूत्र हैं जो हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि इन शिक्षण सूत्रों को बालक को जो है पढ़ाया जाना चाहिए इनके माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं रूसो के अनुसार। रूसो कहते हैं कि बालक को खिड़की बंद करने के लिए मत कहो, जब उसे जुकाम होगा तो वह खुद बंद कर लेगा। बहुत अच्छी बात रूसो ने यहाँ पर कही है। कहते हैं ना कि बालक को, प्रकृतिवादी मानते हैं कि बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, प्रकृति स्वयं उसको जो है अपने हिसाब से उसका पालन पोषण करेगी, और उसको सजा भी देनी है तो अपने हिसाब से देगी। तो वहीं रूसो महोदय कहते हैं कि जो बालक है, बालक को मत कहो कि वो खिड़की आप बंद करिए, ठंड लग जाएगी, मत करिए, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि जब उसे जुकाम होगा तो उसे खुद अनुभव होगा कि खिड़की बंद ना करने से जुकाम लग सकता है, तो वो स्वयं ही क्या करेगा, खिड़की को बंद कर लेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चंस का यहाँ पर समन्वय दिया गया है, और सारे क्वेश्चंस वही हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आपके आ चुके हैं। T.H. हक्सले, रूसो, स्पेंसर। देखिए, T.H. हक्सले ने रूसो और स्पेंसर के अनुशासन के संबंध में दिए गए विचारों का विरोध करते हुए कहा है कि प्रकृति का अनुशासन एक शब्द और एक प्रहार ही नहीं, बल्कि प्रहार बिना शब्द के है। यह आप पर छोड़ दिया जाता है कि आप पता लगाएं कि आपके कान क्यों मीठे हैं। टी.एच. हक्सले ने, देखिए, जो रूसो और हमारे हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं, उन्होंने जो अपने अनुशासन के संबंध में जो विरोध, मतलब अपने विचार दिए प्रकृतिवाद में, रूसो ने और हर्बर्ट स्पेंसर ने, उसका विरोध किसने किया है, उसका टी.एच. हक्सले ने जो है उसका विरोध किया। विरोध करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि प्रकृति का अनुशासन एक शब्द और एक प्रहार ही नहीं, बल्कि प्रहार बिना शब्द है। मतलब बिना कुछ कहे आप जो है बात करते हैं कि आपको कहना कुछ नहीं, प्रकृति अपने आप जो है कह देगी। वो कुछ भी कर, मतलब अगर गलती की है तो प्रकृति अपने अनुसार और अपने समय से उसको दंड देगी। और इन्होंने कहा है कि मतलब बालक को छोड़ दीजिए, और बालक ये ज्ञात करता रहे कि उसका कान जो है क्यों टीचर के द्वारा ऐंठा गया, किसी के द्वारा भी क्यों ऐंठा गया। तो ये क्या है, वो विरोध करते हैं यहाँ पर रूसो और स्पेंसर का। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी शिक्षक को एक रंगमंच नियामक का स्थान देता है। प्रकृतिवादी शिक्षक को एक रंगमंच नियामक का स्थान देता है, निर्देशक का काम और नियंत्रक का बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो प्रकृतिवाद है, ध्यान रखिएगा, जो शिक्षक को क्या करता है, एक निर्देशक का काम देता है, नियंत्रक का काम बिल्कुल नहीं देता। मतलब एक बालक को केवल टीचर देख सकता है, ये आप मानकर चलें कि बिहाइंड द कर्टन उसका रोल होता है, ठीक, उसको नियंत्रित नहीं करता। ये जो है प्रकृतिवादी जो है शिक्षक के लिए एक बात बताते हैं कि जो प्रकृतिवादी क्या है, शिक्षक को एक रंगमंच नियामक का स्थान देते हैं, मतलब एक ओपन स्टेज है। और जो टीचर है वो क्या है, टीचर एक वहाँ पर डायरेक्टर की भूमिका निभाता है, एक निर्देशक की भूमिका निभाता है, उसका जो है वहाँ पर कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक का स्थान सहायक तथा मित्र के रूप में है। जो प्रकृतिवादी शिक्षा है उसमें जो शिक्षक का स्थान है, जो टीचर की पोजीशन है, वो कैसी है, वो एक सहायक की है या एक मित्र के रूप में है। ध्यान रखिएगा, जो हम पहले क्वेश्चन में भी कह चुके हैं कि एक जो क्या माना गया है, एक रंगमंच माना गया है, मतलब एक क्लास को या स्कूल को क्या कहें, स्कूल को, और वहाँ जो
टीचर होता है, जो टीचर का रोल है वो कैसा है, वो एक निर्देशक का रोल है, ना कि एक नियंत्रक का रोल। तो वहीं प्रकृतिवादी शिक्षा में जो शिक्षक का स्थान है वो एक सहायक के रूप में स्थान है या एक मित्र के रूप में स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसो ने इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता ना कि सख्ती सबसे अच्छी चीज है, अनुशासन सदैव बालकों की गलतियों के प्राकृतिक परिणामों द्वारा होना चाहिए। ये देखिए रूसो ने बात कही है और अनुशासन के लिए उन्होंने जो है बड़ी बात यहाँ पर प्रकृतिवाद में कही थी और वही यहाँ पर ली गई है कि बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ये रूसो का मत है, वो कहते हैं कि बच्चों को कभी आप दंड मत दीजिए, स्वतंत्रता ना कि सख्ती सबसे अच्छी चीज है, मतलब स्वतंत्र बालक को छोड़ दीजिए और उससे क्या होगा, उसकी जो गलतियां हैं, जो भी बालक गलती करेगा है ना, प्रकृति स्वयं उसको जो है क्या देगी, दंड देगी, है ना, उसका जो परिणाम होंगे उसकी गलतियों के वो प्रकृति द्वारा उसको बताया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर किसने कही है, या ये रूसो ने कही है और वो समर्थन भी रूसो किए हैं इस बात को लेकर कि कभी भी बालक को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और प्रकृति उसको अपने अनुसार क्या करेगी, दंडित करेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रूसो महोदय कहते हैं अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव से सीखने दो, जब भी संभव हो आप कार्य द्वारा पढ़ाएं और शब्दों का सहारा तभी लें जब कार्य संभव न हो। बहुत अच्छी बात यहाँ पर रूसो महोदय ने कही है। रूसो कहते हैं कि बालक को कभी भी मौखिक नहीं पढ़ाना चाहिए, जहां तक संभव हो उसे आप मौखिक मत पढ़ाइए, उसे केवल अनुभव के द्वारा सीखने दीजिए। अगर कभी आपको लगता है ना, जब भी कभी संभव हो, मतलब कार्य द्वारा, मतलब हमेशा उसको क्या करें, कोशिश करें कि वो कार्य द्वारा ही पढ़े, है ना, लर्निंग बाय डूइंग। ध्यान रखिएगा कि लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा ही बालक को सीखना चाहिए और शब्दों का सहारा तभी ले जब कार्य के द्वारा सीखना संभव ना हो। बहुत अच्छी बात यहाँ पर रूसो महोदय ने कही है। ध्यान रखिएगा कि छात्र को कभी भी मौखिक पाठ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, केवल उसको अनुभव के द्वारा सीखना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोरले के अनुसार आप कहते हैं कि प्रकृतिवादी स्वरूप में प्रेम करना, मानव प्रकृति पर विश्वास, न्याय की कामना तथा दूसरों पर उपकार करना निहित है। बहुत अच्छी बात ये मोरले ने कही है। आप कहते हैं कि प्रकृतिवादी स्वरूप में क्या क्या चीजें हैं, एक तो प्रेम करना, दूसरा मानव प्रकृति पर विश्वास, न्याय की कामना तथा दूसरों पर उपकार करना, इसमें ये चीजें निहित हैं। रूसो की बात करते हैं। रूसो कहते हैं आगे, रूसो के अनुसार शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए, मतलब शिक्षा ऐसी हो जिसमें अधिक से अधिक इंद्रियों का यूज हो, है ना। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जिसमें बालक अधिक से अधिक अपनी इंद्रियों का यूज कर सके, प्रयोग कर सके और उसके द्वारा क्या होना चाहिए, जो ज्ञान के चक्षु हैं हमारे वो खुल जाएं, ज्ञान के द्वार जो हैं ओपन हो जाएं। ये बात किसने कही है, ये यहाँ पर रूसो कहते हैं। रूसो के अनुसार ही आगे देखिए, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिससे अद्यतन पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यूस पढ़ना पड़ता है। बालक की यहाँ पर रूसो जो तुलना करते हैं वो किससे करते हैं, एक पुस्तक से तुलना करते हैं और पुस्तक से तुलना करने के पश्चात वो कहते हैं कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे अद्यतन मतलब लगातार पढ़ना पड़ता है। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे लगातार, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। रॉस महोदय का कहना है, वो आगे कहते हैं कि प्रकृतिवादी शिक्षा के चित्र में बालक का प्रमुख स्थान है, ना कि शिक्षा शिक्षालय या विषय की विषय वस्तु का। बहुत अच्छी बात कही है। प्रकृतिवाद के लिए सबसे अच्छा, अगर हम एक देखते हैं, पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं, चित्र की बात कर रहे हैं कि प्रकृतिवादी जो शिक्षा है, अगर हम शिक्षा की बात करें तो उसमें बालक को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। मुख्य भूमिका में कौन है, केवल बालक है, ना ही तो शिक्षालय है, शिक्षा शिक्षालय जो विद्यालय वो है, या जो उसका विषय है कोई भी, उस विषय की कोई विषय वस्तु, उसको भी मुख्य स्थान नहीं दिया गया है। केवल क्या प्रमुख स्थान जो यहाँ पर दिया गया वो केवल बालक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुनरो के शब्दों में। दोस्तों यहाँ पर मुनरो के शब्दों में इसको क्वेश्चन को देखिए, कहते हैं शिक्षा अपने उद्देश्य, अपनी प्रक्रिया तथा अपने साधन बालक के जीवन एवं उसके अनुभव में प्राप्त करती है। देखिए, शिक्षा अपने उद्देश्य, अपनी प्रक्रिया तथा अपने साधन बालक के जीवन एवं उसके अनुभव में प्राप्त करती है। मतलब जो बालक का अनुभव होता है, इसी में जो है शिक्षा के उद्देश्य, प्रक्रिया मतलब निहित होती है। ये मुनरो कहते हैं, मुनरो का
कहे गए शब्द हैं। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन थे आज के। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। कुछ ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से इनका भी सहारा लिया गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं, ताकि हमारे जो साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसका फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों प्रकृतिवाद के अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग पुनः चर्चा करेंगे 25 क्वेश्चन पर। तब तक के लिए नमस्कार।